तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 3। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बीटा गामा फंक्शन देखा था एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। वो था 2 आवर्स के लिए, मतलब 6 to 7 मार्क्स के लिए। अब हम चलते हैं 3.2 पे, जो है डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में DUIs बोलेंगे हम। DUIs, डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रल साइन विथ कॉन्स्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है। तो ये भी 2 आवर्स के लिए, तो आप इसे समझ लो कि एक क्वेश्चन फिक्स्ड आने वाला है इसमें 6 मार्क्स के लिए। और ये टॉपिक जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है एज कम्पेयर टू बीटा गामा। बीटा गामा तो ऑलरेडी टफ है, ये उससे थोड़ा सा एक लेवल अहेड है। ओके, तो इसमें आपका 100% अटेंशन चाहिए रहेगा। और इसमें भले ये टॉपिक टफ है, लेकिन हमने इसको बहुत ईजी किया हुआ है। तो आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो हम करा रहे हैं वो भी, एंड जो प्रैक्टिस सेशन में करेंगे वो भी, तो आपको ये इजी लग जाएगा। और उससे टफ क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे ऑप्शन में लेफ्ट कर दीजिएगा, लेकिन हम वैसे इतना टफ क्वेश्चन करेंगे कि आप वो क्वेश्चन भी टैकल कर पाओगे। तो अगर जिसको ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा वो लोड ना ले ज़्यादा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट DUIs। तो एज द नेम सजेस्ट, DUIs मतलब डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। मतलब एक इंटीग्रेशन की साइन के अंदर कोई तो फंक्शन है f(x) dx, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ये करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ डूइंग डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रेशन? सो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये इंटीग्रेशन है 1/1 + x² dx। इसका मेरे को सोल्यूशन बताओ। तो ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा tan−1x + c। ओके, इसका सोल्यूशन ये रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से सिर्फ स्लाइटली चेंज कर देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x³ बता दो, तो इसका सोल्यूशन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मल मेथड से। इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन आएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं जाते रहता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा x इंक्रीज कर देता हूँ, x⁴ कर देता हूँ dx, या फिर मैं x⁵ कर देता हूँ, तो इनके सोल्यूशन भी अलग अलग आते रहेंगे। तो एक काम करते हैं, हम इसको ना एक जनरलाइज फॉर्म में ला लेते। जैसे ये 2 3 4 5 मैं डिसाइड कर रहा हूँ ना, मैं खुद से बोल रहा हूँ कि x⁵ रहेगा, x⁴, x⁵, तो इसको हम ना एक लेटर से डिनोट करते, 1/1 + x⁴ बोल देता हूँ मैं इसको। ओके, तो ये a क्या हो गया? a की वैल्यू मैं डिसाइड कर रहा हूँ, या तो वो 2 रहेगा या तो ये 4 रहेगा। तो अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका सोल्यूशन निकाल लिया 1/1 + x⁴ का, इसका जो भी सोल्यूशन आएगा मैं अगर वो निकाल लेता हूँ, तो उसमें मैं a की वैल्यू डालूंगा ना, उसके सोल्यूशन में a रहेगा, उसमें मैं a की वैल्यू डालूंगा ना, तो मेरे को इन सब के सोल्यूशन मिल जाएंगे। इनको अलग से सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है। जैसे इसको एक बार सॉल्व करो, इसको एक बार सॉल्व करो, इसको एक बार, की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में कर दिया 1/1 + x⁴ ओके, और मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ, एंड देन उसमें मैं a की वैल्यू डाल दूंगा, तो हमें जनरलाइज सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको और क्लियरली समझा दूंगा जब हम सम सॉल्व करेंगे। तो x तो हमारा वेरिएबल है ना, क्योंकि उसके साथ ही डिफरेंट इंटीग्रेशन हो रहा है। x तो वेरी होगा क्योंकि उसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा है। लेकिन ये जो a है, ये हमारा वेरिएबल नहीं है, इसको अलग अलग बोलते हैं, इसको अलग टर्म में बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरामीटर, जिसकी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन x की वैल्यू हम कुछ भी सेट नहीं कर सकते। x है वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल। x वेरी हो सकता है, लेकिन पैरामीटर वेरी नहीं होता, उसकी वैल्यू हम सेट करते हैं। ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये है x-1/log x। ठीक है, इसका मैं आपको बोलता हूँ सोल्यूशन निकालने। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो फिलहाल मैंने आपको सिर्फ पैरामीटर क्या होता है वो बताया। इसका हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरलाइज को अगर सॉल्व कर दूंगा तो मेरे को ये सब की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो अब लेकिन ये जो है x-1/log x, इसको मैं नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, u/v का इंटीग्रेशन डजन एग्जिस्ट। ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है जिसमें u/v का इंटीग्रेशन निकल जाए। u × v का है, ठीक है। डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो u × v का भी, एंड डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो u/v का भी, लेकिन u/v का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हो। तो इसमें आप अगर u/v लगाने की सोच रहे हो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वैसा कोई फॉर्मूला। तो इसको आप कोई भी 11 12 का मेथड उठा लो, उससे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि log x की वजह से हमें दिक्कत हो रही है।
ठीक है, तो इसके अंदर नॉर्मल मेथड वर्क नहीं करेगा, तो इसको हम DUIS से सॉल्व करेंगे, ये वाला मेथड यूज़ करके, डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन ये एक मेथड है, एक, हाँ ये एक मेथड है, और भी मेथड हो सकते हैं, ये एक मेथड है ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने का जिनका नॉर्मल मेथड से आंसर नहीं आता, जिनमें नॉर्मल मेथड वर्क नहीं करते। फॉर एग्जांपल दिस, इस पर नॉर्मल मेथड वर्क नहीं करेगा, तो हमें DUI से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इसमें भी अगर मैं x² - 1 कर दूँ log x, या फिर मैं बोल दूँ आपको x³ - 1 log x, या फिर एक और एक ले लेते हैं x7 - 1 log x, तो इन सबको अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा मैं एक जनरलाइज कर देता हूँ इसको, और मैं सॉल्व करता हूँ इसके लिए x⁻A-1 अपॉन log x dx। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ, और इसका जो भी सोल्यूशन आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा log ऑफ A+1 प्लस सी। ठीक है, इसका जो भी सोल्यूशन आएगा, ये सोल्यूशन आया मान लो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को ये चाहिए x⁻7 - 1 अपॉन log x, तो मैं बस a की वैल्यू रखूँगा x⁻7 - 1 अपॉन log x, मैंने a की जगह 7 रख दिया, तो मेरे को यहाँ क्या मिल जाएगा, log ऑफ 7 + 1 8, log 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सोल्यूशन कैसा है मैं आपको अभी निकाल के बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको जनरलाइज फॉर्म में हम लिखते हैं, तो ये a की वैल्यू हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, तो इस a को क्या बोलेंगे, हम पैरामीटर बोलेंगे, एंड x क्या है हमारा, x है हमारा वेरिएबल। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ लो, वेरिएबल अलग होता है एंड पैरामीटर अलग होता है। ठीक है, अभी तक आपको सब क्लियर रहा? ओके, तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ, ये जो इंटीग्रल्स रहते हैं, जैसे अभी यहाँ देखो, जब ये सिंपली x के टर्म्स में था, तो इसको मैं लिख सकता था फंक्शन ऑफ x, लेकिन अब देखो ये भी x के टर्म में, ये सब फंक्शन ऑफ x है, लेकिन अब इसमें पैरामीटर आ गया, हमने जनरलाइज किया ना, अब ये फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ a हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ x, a। लिखने का एक तरीका है बस मैथ्स में, कि अगर सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में है तो फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, और अगर x के अलावा किसी और चीज़ के भी टर्म में है तो फंक्शन ऑफ x, a लिखते। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी कि हमें इंटीग्रेशन निकालना था ऑफ लिमिट्स, कांस्टेंट है हमारी। ठीक है, लिमिट्स कुछ भी हो सकती, 0 to π, 0 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी कांस्टेंट में ही ट्रीट करते हैं हम, a to b, और अंदर है हमारा फंक्शन ऑफ x, a। ठीक है, पैरामीटर के अंदर मतलब फंक्शन ऑफ x, a है एंड dx। तो इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन ये नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा, ये एग्जांपल ही ले लो आप, ये नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा। तो ना एक रिचर्ड फाइनमैन नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि हम क्या करते हैं, हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देते, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। हाँ, इसमें पैरामीटर है हमारा a, अच्छा ठीक है, यहाँ a भी कंफ्यूज करेंगे, तो एक काम करो, इसकी लिमिट्स हम PQ ले लेते। ठीक है, लिमिट्स कुछ तो भी है P to Q, और अंदर फंक्शन है x, a का dx। तो रिचर्ड फेमन ने बोला कि इसको हम ना बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर विच इज नथिंग बट a है ना हमारा पैरामीटर, x के अलावा, x तो वेरिएबल है, उसके अलावा जो चीज़ रहेगी वो पैरामीटर रहेगी, तो विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ऑन बोथ साइड। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/dA, और i इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हो जाएगा d/dA, इंटीग्रेशन फ्रॉम P to Q f ऑफ x, a dx। ठीक है, बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो मेरी क्या बोलते हैं, इक्वेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी क्या है ना, इसको आप फिलहाल के लिए भूल जाओ, और यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो कि d/dA डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो इसका बाहर लगे कुछ मतलब नहीं हमें, इसको हमें ना अंदर भेजना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन हमारा अंदर बैठा है, बाहर तो कोई फंक्शन नहीं है, इसको अंदर भेजना पड़ेगा। तो जब ये अंदर जाएगा ना, तो ये है टोटल डेरिवेटिव, देखो कैप, ये अपना, ये d से डिनोट कर रहे हैं ना हम, टोटल डेरिवेटिव है, लेकिन ये अंदर जब जाएगा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाएगा। वो कैसे, ये देखो, जब मैं इसको अंदर भेजूंगा
तो ये हो जाएगा डो बाई डो ए हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप नोट कर लीजिएगा कि बाहर टोटल है, अंदर जाके वो पार्शियल हो जाएगा। वो इसलिए हो जाता है पार्शियल क्योंकि हम ए से डेरिवेट कर रहे हैं ना, तो एक्स का लेना देना नहीं हमें, एक्स को हम कांस्टेंट ट्रीट करके ए से डेरिवेट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये ना प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से जा रहा हूँ, लेकिन हम एक सम सॉल्व करेंगे ना, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो, इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए एंड देन फिर इंटीग्रेट करता हूँ ना, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन करना, और फिर इसको हटाने के लिए मैं वापस इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको अब तक का क्लियर आइडिया हुआ होगा। एक फिर भी ना अभी आप फिलहाल के लिए लोड मत लो, एक क्वेश्चन देख लो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एंड देन फिर आप समझो क्या ये कैसे हुआ था। सो DUIS में ना यही टेक्निक है, इसको बोलते हैं DUIS रूल। ये जो अपन करें ना, अपन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ए ऑन बोथ साइड, इसका एक और एक नाम है, वो है DUIS रूल। और हाँ, एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते DUIS से ना स्पेसिफिक टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व होते। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम में क्या ये DUIS लगेगा क्या नहीं लगेगा? तो सिंपल सी बात है, आपके सिलेबस में मैंने जैसे कि पहले कहा 3 टॉपिक है, सिंगल इंटीग्रेशन से डील करता है मॉड्यूल 3 पूरा का पूरा। मॉड्यूल 3 के अलावा आपको कहीं सिंगल इंटीग्रेशन नहीं दिखेगा। आप बीटा को पहचान लोगे, आप गामा को भी पहचान लोगे, सिमिलरली आप ना DUIS को भी क्वेश्चन को पहचान लोगे, जो कि मैं आपको क्वेश्चन करते वक्त ही बताता हूँ, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन DUIS का देगा ना आपके पेपर में, उसमें DUIS वैलिड ही रहेगा, उसमें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें DUIS लगाओ कि नहीं लगाओ। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन DUIS, कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे एग्जाम में DUIS पे, उस पे आते हैं हम। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है, तो इसमें ना 3 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट रहेगा 1 पैरामीटर, विथ कांस्टेंट लिमिट्स। ओके, तो इसका एग्जांपल मैंने आपको जैसे दिया था, x⁻⁴ अपॉन log x, इसका एग्जांपल है ना। इसमें देखो ए की पैरामीटर है, वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन पैरामीटर देखो सिर्फ ए है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, फिर मैं पैरामीटर की कोई भी वैल्यू डाल दूंगा और मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं 1 पैरामीटर का क्वेश्चन, जिसमें एक्स के अलावा एक ही पैरामीटर आपको दिखेगा, एक्स तो वेरिएबल है। अब सेकेंड टाइप रहेगा 2 पैरामीटर, 2 पैरामीटर विथ कांस्टेंट लिमिट्स। ओके, तो इसका एग्जांपल मैं कैसे ले सकता हूँ, x⁻a माइनस x⁻b अपॉन log x। ये रहा इसका एग्जांपल। x तो वेरिएबल है और पैरामीटर्स इसमें हमारे 2 रहेंगे, a या फिर b, अल्फा या फिर बीटा, या फिर कोई भी पैरामीटर्स को कैसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये 2 पैरामीटर का क्वेश्चन हुआ। अब फिर थर्ड टाइप है पैरामीटर इन लिमिट। ये जो फर्स्ट 2 टाइप्स थे, इसमें लिमिट्स ना कांस्टेंट लिमिट्स, मतलब कांस्टेंट बोले तो 0 से इनफाइनाइट वो भी कांस्टेंट हुआ, 0 टू π/2 वो भी कांस्टेंट हुआ, 1 to 2, 3 to 4, ये जितने भी नंबर आते हैं कांस्टेंट रहेंगे। तो लिमिट्स में लिखता हूँ यहाँ से P to Q, इसमें भी P to Q कांस्टेंट लिमिट है। लेकिन जो थर्ड टाइप है उसमें लिमिट्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसमें लिमिट में ही पैरामीटर आ जाएगा। जैसे हमारा पैरामीटर अगर है x⁻a−1 अपॉन log x, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिमिट में भी a आ जाएगा 0 to a। तो ये थर्ड टाइप में बिलोंग करता है। लेकिन आपको एक गुड न्यूज़ है कि जो थर्ड टाइप है ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन योर सिलेबस, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस ये फर्स्ट 2 टाइप्स पढ़ने हैं, ये सिलेबस में नहीं है। वो कैसे नहीं है देख लो, आप खुद ही सिलेबस देखो, अब आपको समझ जाएगा सिलेबस। तो क्या है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन विथ कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो विथ कांस्टेंट लिमिट्स क्या हुए, ये पहले 2 टाइप ही हुए ना विथ कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसने बोला ही नहीं कि लिमिट में पैरामीटर लाओ उसको भी सॉल्व करो। सो इसलिए जो थर्ड टाइप है वो आपको है ही नहीं, तो आपको सिंपली 2 टाइप पढ़ने पड़ेंगे, 1 पैरामीटर एंड 2 पैरामीटर भी। ठीक है, तो अभी सीधा मैं टाइप 1 पे आता हूँ, उससे आपको क्लियर आइडिया होगा ये रूल अप्लाई कैसे करता है और इसका आंसर कैसे आता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप
वन। टाइप वन क्या है? वन पैरामीटर, वन पैरामीटर, ठीक है, विथ कांस्टेंट लिमिट्स। तो क्योंकि आप कांस्टेंट लिमिट से ही डील कर रहे हैं तो वन पैरामीटर भी लिखेंगे तो चलेगा, विथ कांस्टेंट लिमिट्स। ये हमारा टाइप वन है। तो इसमें आप जो रहेगा फंक्शन ऑफ एक्स, उसके साथ साथ ना एक्स के वेरिएबल के साथ एक एक पैरामीटर रहेगा, कोई तो भी ए रहेगा, अल्फा रहेगा, बीटा रहेगा, बी रहेगा, कोई तो एक पैरामीटर रहेगा। और लिमिट्स भी जो है ना हमारी कांस्टेंट रहेगी, पी टू क्यू। ये तो मैंने आपको पहले लिखना बता दिया था। तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे पेपर में कि ये वन पैरामीटर का क्वेश्चन है, इसमें डी लगेगा? तो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, उसमें आपको एक्स के अलावा अगर ए बी सी डी दिखता है, अल्फा बीटा गामा दिखता है, तो वो डी का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ना 3 स्टेप फॉलो करने रहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो 3 सिंपल स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ 3 स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, यहाँ लिखते। फर्स्ट स्टेप रहेगा अप्लाई डी यू आई एस रूल। अप्लाई डी यू आई एस रूल मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ऑन बोथ साइड्स। ओके, इसको हम डी यू आई एस रूल भी बोलते हैं। और सेकेंड स्टेप क्या रहेगा हमारा? सेकेंड स्टेप रहेगा इंटीग्रेट with respect to parameter on both side। ठीक है, तो सिंपल 2 स्टेप है, पहले तो डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ऑन बोथ साइड, एंड देन फिर इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ऑन बोथ साइड। अब थर्ड स्टेप रहेगा हमारा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना, जब पैरामीटर से बोथ साइड पे, तो हमारे पास ना लिमिट्स नहीं रहेगी, तो उसमें ना सी आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा हमारे इसमें। तो थर्ड स्टेप रहेगा सिंपली फाइंड सी। ठीक है, और सी कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको तभी बता देता हूँ, अभी बता दूंगा तो आपको जंबल अप हो जाएगा। लेट्स सॉल्व वन एग्जाम्पल, तो उससे आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में अभी तक हो क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस, देखो इसका क्वेश्चन ऐसा आया है कि शो डेट भी पूछा है इसने, शो डेट। चलो ठीक है, शो डेट निकाल देते हैं, आंसर निकालेंगे सीधा। इवेल्युएट, इवेल्युएट बोला है, लिमिट्स है 0 से लेके 1, देखो कांस्टेंट है ना लिमिट्स, हाँ, एक्स रेस टू अल्फा -1 अपॉन लॉग एक्स डी एक्स। ओके, और फिर बोला है हेंस फाइंड, लिमिट्स 0 से 1 है, एक्स रेस टू 7 -1 अपॉन लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, ये ना आया होगा 6 मार्क्स के लिए, तो ये क्वेश्चन आया आपको, और यूनिवर्सिटी में भी ना आपको ऐसे ही दिखेगा क्वेश्चन, सिंपल सा। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे? फर्स्टली आप देखोगे सिंगल इंटीग्रेशन है, मतलब मॉड्यूल 3 से आया कोई क्वेश्चन, और उसमें भी आप देखोगे एक्स तो है, एक्स के अलावा अल्फा कहाँ से बीच में आ गया? तो ये आपने ना गामा फंक्शन में देखे हो ना, बीटा फंक्शन में देखे हो कि एक्स के अलावा कोई और अंदर कोई और हो, तो ये अल्फा ना पैरामीटर हो गया, फिर मतलब इसमें हम डी यू आई एस लगाएंगे। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे क्वेश्चन पेपर में कि अच्छा इसको डी यू आई एस से सॉल्व करना है। वो भी डी यू आई एस में भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे सिर्फ और सिर्फ अल्फा है एक्स के अलावा, तो पैरामीटर तो एक ही है, तो ये वन पैरामीटर का क्वेश्चन है। तो वन पैरामीटर का क्वेश्चन है तो 3 सिंपल स्टेप फॉलो करने थे हमें। क्या थे? स्टेप 1 था डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, स्टेप 2 था इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, एंड स्टेप 3 है फाइंड द कांस्टेंट। सो लेट्स डू इट। सो स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 क्या है? डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर अल्फा ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं हम? अप्लाई डी यू आई एस रूल। ठीक है, तो हमारे पास ये है, देखो इवेल्युएट आई इज इक्वल टू,
ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसको हमको डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑन बोथ साइड, तो करते हैं हम। चलो ये इसको क्या हो जाएगा फिर डी बाय, चलो ये दूसरी पेन से लिखता हूँ ताकि आप आराम से पहचान पाओ। इस डी बाय डी ए ऑफ आई, ठीक है। अगर ये सिंपली ऐसा देता है ना इवेल्युएट दिस, तो आप इसको ना आई को इक्वेट कर दो, आई इज इक्वल टू, क्यों पता है, क्योंकि हम बोथ साइड कर रहे हैं ना डिफ्रेंसिएशन, तो इसमें तो एक ही साइड है तो बोथ साइड लाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए इसको लिखना आई इज इक्वल टू, मतलब आई इज इक्वल टू दिस थिंग। तो आप जब लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऐसा आएगा डी बाई डी ए ऑफ आई, और यहाँ पर भी आ जाएगा। हाँ, हम इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेट करेंगे, मैंने जैसा आपको बताया, आप बाहर मत करो, उसको बाद में अंदर भेजोगे, तो इससे अच्छा वो स्टेप एलिमिनेट करके आप सीधा सीधा अंदर पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर दो, डी बाई डी अल्फा, सॉरी ये भी अल्फा है, ठीक है। ये हुआ, और लिमिट्स क्या हमारी 0 से लेके 1 तक है ना, और फंक्शन क्या हमारा एक्स रेस टू अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स डी एक्स। तो सिंपली हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया बस, कि हमारे पास ये था, इसको आई से इक्वेट किया एंड देन फिर डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर अल्फा ऑन बोथ साइड, तो यहाँ टोटल डिफ्रेंसिएशन बना, और इंटीग्रेशन के अंदर जो हम डेरिवेट करेंगे वो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन बने। और पार्शियल डिफ्रेंसिएशन की एक बहुत अच्छी बात रहती है कि आप जिससे कर रहे हो, अल्फा से कर रहे हो ना आप डिफ्रेंशिएट, तो सिर्फ और सिर्फ वो अल्फा को ही देखेगा, बाकी सब को वो कॉन्सेंट्रेट करेगा। जैसे ये एक्स है अंदर, तो ये एक्स को कॉन्सेंट्रेट करेगा और उसको बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 लॉग एक्स, क्योंकि अब एक्स कॉन्सेंट्रेट हो गया तो वो डिफ्रेंसिएशन के बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, ठीक है। और अंदर क्या बचा डी बाई डी अल्फा ऑफ एक्स रेस टू अल्फा माइनस 1 एंड देन ये होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये लिखने का ऐसा तरीका आप भी यही फॉलो करोगा करिएगा, तो क्या ना आप मिक्सअप नहीं कर पाओगे, फिर अच्छे से आपको बिना कोई कंफ्यूजन के सॉल्व कर लोगे। अभी देखो यहाँ पर आप जब इसको बाहर निकाले लॉग एक्स को, तो सिर्फ डिफ्रेंसिएशन के बाहर निकालो, ये इंटीग्रेशन के बाहर मत फेंक दो, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो वो अंदर ही रहेगा, उसको बाहर नहीं फेंकना इंटीग्रेशन साइन के, ठीक है। अभी यहाँ देखो हमको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, इस टर्म का एक्स रेस टू अल्फा माइनस 1 का, तो इसको हम मैं ना यहाँ नीचे यहाँ करते हैं, यहाँ करके बताता हूँ आपको सो कैसे करते हैं। सो हमारे पास है एक्स रेस टू अल्फा माइनस 1 का हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, ठीक है। अभी यहाँ ना बच्चे बहुत मिस्टेक कर दें। फर्स्टली आप ये बीच में माइनस साइन है तो आप डिफ्रेंशिएशन दोनों को दे सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये डी एक्स रेस टू अल्फा बाई डी अल्फा माइनस डी बाई डी अल्फा ऑफ 1, ठीक है। तो वन तो कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, बस ये बच गया, ठीक है। तो हमें करना है एक्स रेस टू अल्फा का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब देखो ये जो है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसा नहीं होगा कि अल्फा आगे आ गया, अल्फा एक्स रेस टू अल्फा माइनस 1, ये नहीं होगा, क्योंकि एक्स से नहीं कर रहे हम डेरिवेट, हम कर रहे हैं अल्फा से डेरिवेट, ठीक है। तो अल्फा अब हमारा वेरिएबल हो गया और एक्स हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंसिएशन में आपको याद होगा अगर, सो कांस्टेंट रहता था ए, ठीक है, उसके ऊपर कोई वेरिएबल रहता था टी समझ लो, तो इसका जब हम डेरिवेट करते थे, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू टी करते थे जब हम, तो इसका आंसर आता था ए रेस टू टी लॉग ए, ठीक है। ये डिफ्रेंसिएशन का एक फॉर्मूला था, अगर आपको रिमेंबर होगा तो, ये कांस्टेंट रेस टू एक्स का अगर डिफ्रेंशिएट करते ए रेस टू एक्स, तो उसका आंसर होता था ए रेस टू एक्स लॉग ए, तो वही अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में करूँ, तो अगर करता हूँ ए रेस टू टी, तो उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ए रेस टू टी लॉग ए। तो सिमिलरली यहाँ पर मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो एक्स तो कांस्टेंट है मेरा, तो एक्स रेस टू अल्फा, तो मतलब कांस्टेंट रेस टू अल्फा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कांस्टेंट रेस टू अल्फा लॉग एक्स, लॉग कांस्टेंट, मतलब समझ रहे आप, सिंपली मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ अपना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें एक्स से करने की आदत रहती है ना, तो अचानक से मैं बोल दूँगा आपको अल्फा से करो, तो आपके ना माइंड आपके साथ खेलेगा कि एक्स कांस्टेंट नहीं है, एक्स ही वेरिएबल है, तो आप ये कर लोगे अल्फा एक्स रेस टू अल्फा माइनस 1, लेकिन ये नहीं करना आप, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, और कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन होता है कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल
इंटू लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट। ओके, सो अभी मैं सीधा सीधा इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, क्योंकि अब वहाँ अपन निकाल चुके। तो ये क्या है, 0 से 1, 1/log x विल रिमेन एज इट इज। अब यहाँ देखो इसका क्या आंसर आएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0, x रेस टू अल्फा का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या निकाले हमने अभी, x रेस टू अल्फा लॉग x, तो x रेस टू अल्फा लॉग x। ठीक है, ये पूरे का dx। यहाँ तक आप पहुँच गए। तो अब तक के लिए अगर कोई डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से गए थे। ठीक है, अभी यहाँ आप देखोगे तो ये log x एंड ये log x कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं आपको, तो अंदर क्या बचेगा, बस x रेस टू अल्फा बचेगा। तो बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 x रेस टू अल्फा dx। और यहाँ क्या था राइट हैंड साइड पे, भूलो मत उसको लिखना, d बाय डी अल्फा था हमारा, है ना। ठीक है, अभी देखो मैंने अंदर का डिफ्रेंसिएशन करा, तो अब मेरा फंक्शन कितना इजी हो गया इंटीग्रेट करने के लिए। या तो उससे पहले मेरे पास ये फंक्शन था, याद है आपको, ये फंक्शन था ना, इसको इंटीग्रेशन करना मेरे को पॉसिबल नहीं लग रहा था नॉर्मल मेथड से, तो मैंने क्या किया, अंदर के फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। तो अब देखो अंदर डिफ्रेंसिएशन करने के बाद यही चीज़ बची, तो कितना ईजी हो गया, एक ही वेरिएबल बच गया अंदर। अब मैं इसको इसको अब फर्दर सॉल्व करते, इंटीग्रेट करो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स रेस टू, अब अल्फा हमारा कांस्टेंट है ना, क्योंकि एक्स से इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो एक्स रेस टू अल्फा का आने से एक्स रेस टू एन का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला है ना। तो एक्स रेस टू अल्फा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा प्लस वन। एंड लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है इसकी, 0 से लेके 1 तक जा रही है। ओके, तो अभी इसके लिमिट्स पुट करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स रेस टू, सॉरी x की जगह ही तो हमें लिमिट पुट करना है, अल्फा की जगह नहीं करना है। यहाँ पर भी एक कॉशियस है कि आपने x से डिफ्रेंशिएट करें ना, तो x की जगह आपको लिमिट्स पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 रेस टू अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा प्लस वन, अल्फा इज नंबर, उसको मत पुट कर देना 1 एंड 0, माइनस 0 रेस टू अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा प्लस वन। ठीक है, तो ये टर्म तो 0 बन जाएगा। ओके, तो इसको लिखने का भी मतलब नहीं, और यहाँ पर देखो 1 रेस टू अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा प्लस वन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 रेस टू अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा प्लस वन। सो अब यहाँ देखो 1 रेस टू अल्फा प्लस वन, अब 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, 1 रेस टू आप 23 भी करोगे तो 1 आएगा, 1 रेस टू माइनस टू भी करोगे आप तो 1 आएगा, 1 रेस टू 3 भी करोगे आप तो 1 आएगा। तो 1 रेस टू एनी नंबर इज 1 होता है, तो 1 रेस टू अल्फा प्लस वन, अल्फा तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो अल्फा प्लस वन हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस वन। सिंपली इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ राइट हैंड साइड हमेशा लिखते आना नीचे तक, डी अपॉन डी अल्फा। ओके, यहाँ तक हम पहुँच गए, वी अराइव्ड एट दिस स्टेज। अभी क्या करो, इसको डी अल्फा को ना इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी आई, 1 सेकेंड, डी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस वन डी अल्फा। अब स्टेप 2 अप्लाई कर दो, तो स्टेप टू हमारा क्या था, क्योंकि अब यह आ गया, अब हमें लेकिन डी आई नहीं चाहिए था, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था आई चाहिए था, हमें देखो यहाँ आई चाहिए था, हमें डी आई नहीं चाहिए। तो अब ये डी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर मैं इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर करता हूँ, तो यहाँ से देखो ये डी आई हट जाएगा, और यहाँ मुझको बस एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और मेरे को मेरा नॉर्मल जो पुराना जो ओरिजिनल आई था वो मिल जाएगा। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर अल्फा। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि यहाँ पर इंटीग्रेशन, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या है, डी आई, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस वन डी अल्फा। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अगर आपको मालूम होगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का उल्टा होता है एंड इंटीग्रेशन भी डेरिवेटिव का उल्टा होता है। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं कर रहे थे कैंसिल, यहाँ पर जब आपने ये बताए थे, 1 मिनट, यहाँ पर जब आप बता रहे थे तो यहाँ पर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे थे, वो इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि ये इंटीग्रेशन था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डेरिवेटिव था विथ रिस्पेक्ट टू ए।
तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स में ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ इसीलिए कैंसिल नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं बोला ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है कि आपको डेरिवेट करना है पहले विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, ठीक है। तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आप नीचे आते हो यहाँ पर, अब ये देखो, ये पहले तो ये यहाँ पर डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा है, वो देखो डी अल्फा उधर भेजे ना हमने, ये डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा है। और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, क्योंकि वो दोनों एक ही टर्म में है, समझ रहे हो आप। सो हाँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, वन, सॉरी आई बच जाएगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आई बच जाएगा। और यहाँ पर ना हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अल्फा अब हमारा वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो अल्फा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन, जो कि ऊपर बैठा है, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा लॉग ऑफ अल्फा प्लस वन, ठीक है। अब क्योंकि पिछली बार देखो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट किए थे, यहाँ जब इंटीग्रेट हम कर रहे थे तो 0 से 1 लिमिट्स हमारे पास थी, लिमिट सब्स्टिट्यूट करके ही हमें ये आंसर मिला। लेकिन यहाँ पर लिमिट्स नहीं है हमारे पास, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्लस सी आएगा। यहाँ पर इसीलिए नहीं आया था क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ अल्फा प्लस वन प्लस सी इज योर आंसर। ये रहा आपका आंसर आई का। और आई क्या था आपका, आई था आपका ये, आपको ये निकालना था, तो इसका आंसर मिल गया आपको लॉग ऑफ अल्फा प्लस वन प्लस सी। लेकिन ये प्लस सी अभी भी तो अननोन है ना, इसको आपको इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो वो चलते हैं हम स्टेप 3 पे। स्टेप 3, फाइंडिंग सी। ठीक है, अब सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सी की वैल्यू फाइंड करने का एक एकदम ईजी तरीका है, अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो सी की वैल्यू हमें निकल जाएगी, क्योंकि ये उधर चले जाएगा और सी की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो इसको हमेशा ज़ीरो करने के पीछे भागो। ये जो आई है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर ये ज़ीरो हो जाता है कोई भी अल्फ़ा की वैल्यू पे, तो सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसको ज़ीरो कैसे करें हम, तो पहली बात तो मैं आपको आई लिख के देता हूँ। आई क्या है हमारा, ओरिजिनल आई क्या था हमारा, ओरिजिनल आई था ये एक्स टू अल्फ़ा माइनस वन अपॉन लॉग एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स टू अल्फ़ा माइनस वन अपॉन लॉग एक्स डी एक्स। अब अल्फ़ा की ऐसी वैल्यू बताओ जिसपे ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो अल्फ़ा अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ, देख लो आप खुद ही देख लो, अल्फ़ा को ज़ीरो रख के देखो, एक्स रेस टू ज़ीरो हो जाएगा यहाँ, और एनीथिंग रेस टू ज़ीरो वन होता है, तो वन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर। इंटीग्रेशन 0 से 1, वन माइनस वन अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वन माइनस वन जब हो जाएगा यहाँ, तो ऊपर ज़ीरो हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो इज ज़ीरो, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ज़ीरो एट अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अल्फ़ा की अगर मैं वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ तो यहाँ पर आई की वैल्यू मेरी ज़ीरो बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे को फिर अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो रखनी पड़ेगी, फिर प्लस सी मेरे को मिल जाएगा। तो कैसे करते हैं हम, यहाँ पर यही क्वेश्चन ले लो, सॉरी ये एक्सप्रेशन ले लो, इसमें हम लिखेंगे पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो इन दिस, ठीक है। तो ये ज़ीरो मैं हवे में नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़ीरो होने वाला है आई हमारा। तो जब इसमें ज़ीरो रखेंगे तो ये तो आई अल्फ़ा है हमारा, अल्फ़ा के टर्म्स में ये है हमारा, इसमें हम ज़ीरो रखते हैं तो ये इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब यहाँ पर क्या है अल्फ़ा प्लस वन, तो ज़ीरो प्लस वन प्लस सी। अब देखो कितना ईजी हो गया, ये ज़ीरो हो गया। अब लॉग वन क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू मेरी क्या आ गई, ज़ीरो। तो सी की वैल्यू निकालने के बाद अब मैं ये सी की वैल्यू यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरा क्या बनेगा, फाइनल आंसर मेरा बनेगा आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस वन प्लस ज़ीरो, मतलब सी की वैल्यू ज़ीरो है। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। और आई क्या है मेरा, आई तो अपना क्वेश्चन है, तो मैं अब डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ कि आपने जो पूछा था मुझसे 0 से 1 एक्स रेस टू अल्फ़ा माइनस वन अपॉन लॉग एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछे थे ना, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा सिंपली लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस वन। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। आई इज इक्वल टू दिस लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस वन। तो आई होप आपको पूरा समझा होगा अच्छे से।
कहीं भी डाउट आता है तो फीडबैक में पूछेगा कहाँ डाउट है आपको, ठीक है। सो अभी इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, हेंस फाइंड एक्स टू 7 माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स। तो हेंस फाइंड का मतलब ये होता है कि पहले तुम इसको निकालो और फिर उसके बाद उसको ही यूज़ करके फाइंड करो। तो मेरे को अब चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू 7 है ना, मेरे को चाहिए अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एक्स टू 7 माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, मेरे को ये पूछा है उसने अब नेक्स्ट स्टेप में। तो अल्फ़ा की जगह मैं क्या रखूँगा, 7 रख दूंगा बस। तो लॉग ऑफ 7 प्लस 1 मतलब लॉग ऑफ 8। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। इसको कैलकुलेटर में डाल दो, आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व यूजिंग DUIS रूल। ठीक है, अभी हम एक और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसमें और क्लियर आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप खुद से एक बार बिना देखे सॉल्व करना, तो आपको आराम से आ जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि आपने किया क्या था। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब आया शो डेट। ठीक है, कुछ तो भी शो डेट बोला है, क्या बोला है उसने, लिमिट्स दी है उसने 0 से इन्फिनिटी तक, लॉग ऑफ 1 प्लस AX² अपॉन x² इज इक्वल टू, अच्छा dx भी है, dx इज इक्वल टू √a पाई। ठीक है, ये उसने बोला शो डेट, ये शो करना है हमें, ये प्रूफ करना है। एंड ऑल्सो बोला है हेंस फाइंड लिमिट्स है 0 से इन्फिनिटी लॉग 1 प्लस x² बाय x² dx, और इसकी वैल्यू उसने पूछा है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही दिखा जाएगा, इतना बड़ा का बड़ा क्वेश्चन। इसको देख के आपको डरना नहीं है, बहुत ईजी है सॉल्व करना। ठीक है, फर्स्टली आप आइडेंटिफाई कर लो, सिंगल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो मॉड्यूल 3 में से आया होगा। तो बीटा गामा नहीं है ये, क्यों पता है, क्योंकि देखो एक्स तो है अंदर, एक्स के अलावा ए भी है अंदर, तो एक्स के अलावा अनदर एक अल्फ़ाबेट है अंदर, इसको बोलते हैं पैरामीटर। तो एक्स के अलावा एक पैरामीटर अंदर हमें दिख गया, तो पैरामीटर दिख गया मतलब इट इज़ DUIS का क्वेश्चन। एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर दिखा है ए, तो ये 1 पैरामीटर DUIS का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के 3 सिंपल स्टेप है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ऑन बोथ साइड, मतलब DUIS रूल। एंड स्टेप 2 इज इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ऑन बोथ साइड। स्टेप 3 इज फाइंडिंग C। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्टली इसको मैं क्या करता हूँ, हमको ये प्रूफ करना है ना, ये पूरा का पूरा, तो हम सिर्फ इसको लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ना लिखता हूँ I इज इक्वल टू लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी लॉग ऑफ 1 प्लस AX² अपॉन x² dx। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अभी मेरे को क्या करना है, स्टेप 1 अप्लाई करना है। तो स्टेप 1, क्योंकि मैंने पहचान लिया वो DUIS का क्वेश्चन है, तो स्टेप 1 क्या रहेगा, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, क्या इसमें a है, a ऑन बोथ साइड। ठीक है, अभी a से मेरे को डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, तो मैं जब यहाँ करूँगा तो टोटल डेरिवेटिव आएगा, तो d/dA ऑफ I। और जब मैं यहाँ करूँगा अंदर इंटीग्रेशन के, तो पार्शियल बन जाएगा, तो dou/dA ऑफ लॉग 1 प्लस AX² अपॉन x² एंड देन dx, तो एज इट इज है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं DUIS रूल। तो यहाँ तक आपको समझा होगा। अभी मेरे को क्या करना है, अभी अंदर इसको डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू a, तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू a कर रहा हूँ, तो x कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो x के जितने टर्म्स हैं मैं इसको बाहर फेंक देता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट। अब ये लॉग के अंदर है x का टर्म, इसको मैं बाहर नहीं फेंक सकता हूँ, लेकिन ये नीचे वाला है, ये तो अकेला पड़ा हुआ है, इसको मैं बाहर फेंक सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 1/x²। ठीक है, और फिर d/dA ऑफ लॉग 1 प्लस AX²। ठीक है, और ये सब का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी मेरे को ये चीज़ सॉल्व करनी है, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो मैं इसको साइड में निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ निकालता हूँ। तो क्या करना है हमें, dou/dA लॉग ऑफ 1 प्लस
ए एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि हम ए से कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर अब हमारा कांस्टेंट रहेगा, उसको कांस्टेंट ट्रीट करना। एक्स भूल जाओ कि वेरिएबल है वो, अब वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ बहुत मिस्टेक होने के चांसेस है, मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि एक्स एक्स के टर्म में हमें आदत है, तो इसकी वजह से वहाँ बहुत हमारे को प्रॉब्लम होगी डिफ्रेंशिएट करने में। तो इससे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करने का। तो एक्स स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है, तब मैं इसको एक्स स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मैं एक काम करता हूँ एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूँ समथिंग, मतलब अब ऐसा कुछ करते हैं अपन, ठीक है। तो अपन इस पर अब ध्यान नहीं देंगे, एक्स स्क्वायर को भूल जाओ, वो वैनिश हो गया वहाँ से। अब मेरे को ये बताओ लॉग ऑफ 1 प्लस समथिंग ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक। तो मैं टी के टर्म्स में आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास है लॉग ऑफ 1 प्लस 2t, ठीक है, इसको आप बोल रहे डेरिवेट करो, तो फर्स्टली पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा, चेन रूल लगेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि अंदर इतना बड़ा फंक्शन है। तो पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय ये जो भी इसका साथ है 1/2t। समझे आप, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना। तो लॉग इतने बड़े चीज़ का डिफ्रेंशिएशन लॉग 1/1+2t आएगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया लॉग का, अब अंदर वाले टर्म का वापस डिफ्रेंशिएशन होगा चेन रूल के हिसाब से, तो d/dt ऑफ 1+2t, ठीक है। आपको ये समझा यहाँ तक अब तक। अभी अंदर वाली चीज़ का हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा 1/1+2t, और 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और 2t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर 2/1+2t, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करते, तो अब इसमें अगर हम लगाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस समथिंग ए, ठीक है। ये ज़ीरो नहीं है, नहीं तो आप ज़ीरो लिख दोगे, वो ये समथिंग है। और फिर डेरिवे चेन रूल के हिसाब से वो अंदर वाली चीज़ का 1 प्लस, बोर्ड के बाहर जा रहा है वो, तो एक काम करते हैं हम थोड़ा और नज़दीक लिखते हैं, ये हटा देते हैं हम पहले, 1 सेकेंड। हाँ, अभी ना इसको यहाँ लिखता हूँ मैं। तो फर्स्टली लॉग का हो जाएगा 1/1 प्लस ए इंटू समथिंग, ठीक है। अभी अंदर वाली चीज़ का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, dou/dou a ऑफ 1 प्लस ए इंटू समथिंग, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 1/, ये तो एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस ए इंटू समथिंग, और ये 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा 1, और ये तो समथिंग यहाँ पर है ही। अभी समथिंग को आप रिप्लेस कर दो, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ समथिंग यहाँ इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप एक्स से कंफ्यूज हो जाओगे बहुत, तो आप भी ये मेथड अप्लाई करना। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस ए, समथिंग की जगह क्या लिखना है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर इस डिफ्रेंशिएशन का, इस डिफ्रेंशिएशन का आंसर वो आएगा। तो लेट सब्सिट्यूट, 0 से इनफाइनाइट 1/x² तो बाहर है। अब ये चीज़ का आंसर क्या है, ये है ना, ये देखो, अब वहाँ डालूंगा मैं वो चीज़, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बाहर क्या है dx। अभी देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस ए एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ क्या था आई, वो भी d/dA, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो मैंने आपको इजी करके बताया यहाँ पर, ठीक है। नाउ इसके आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो फर्स्टली मैं ये सब मिटा देता हूँ, तो लेट्स प्रोसीड। तो देखो ये 1/1 प्लस ए एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको याद रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स बाय tan इनवर्स एक्स हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये तो जनरल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा रहता है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स बाय ए, सॉरी 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए, तो हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अगर
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, लेकिन इसके साथ एक कोएफिशिएंट आ गया, तो एक काम करो इसको कॉमन ले लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट 1 ए कॉमन लोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 1/a प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये ए स्क्वायर मतलब ये समथिंग का स्क्वायर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ स्क्वायर लाना है अगर मुझे, जैसे ये 2 है, ठीक है, इसको स्क्वायर में लिखना है मेरे को, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके ये आंसर 2 ही आएगा, तो इट विल रिमेन एज इट इज। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 0 से इनफाइनाइट 1/1 कांस्टेंट है, बाहर ले मतलब, अच्छा हाँ बाहर ले सकते हो आप, क्योंकि एक्स से हो रहा है ना इंटीग्रेशन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, √1/a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अभी ये आपको कैंसिल मतलब वो करेगा, तो आप एक काम करो इसको समथिंग लो, तो 1/समथिंग का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका आंसर हो जाता है 1/समथिंग इंटू एक्स बाय समथिंग। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा, ये हटा देता हूँ यहाँ से, 1/a 0 से इनफाइनाइट, इसका आंसर हो जाएगा 1/समथिंग, मतलब 1/समथिंग क्या है अपना, ये है ना, ये हमारा समथिंग है, 1/√1/a, फिर tan इनवर्स, अरे हाँ इसका आंसर लिख रहे हैं ना, हम इंटीग्रेट कर चुके हैं हम यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन की साइन अब नहीं आएगी, tan इनवर्स x बाय समथिंग, तो समथिंग क्या है हमारा √1/a, और लिमिट्स क्या है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, आपको यहाँ तक अगर समझा होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझा होगा तो थोड़ा सा टेंशन और दीजिए। देखिए अपने कुछ हार्ड नहीं किए, हमने स्टेप 1 लगाए थे जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन जब कर रहे थे तो वो एक्स से कंफ्यूज करेगा, इसकी वजह से हम समथिंग से डिनोट किए थे। ठीक है, और फिर जब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो हमें एक्स स्क्वायर तो दिख गया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ तो भी है, तो उसको कॉमन ले लो, उसको कॉमन लेके बाहर ही फेंक दो पूरी तरीके से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/a प्लस एक्स स्क्वायर, तो समथिंग स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/समथिंग tan इनवर्स x बाय समथिंग। ठीक है, लेकिन हमारी समथिंग क्या है, हमारी है √1/a द होल स्क्वायर। अब इसको ना फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे करेंगे, √1/a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √1/√a लिख सकता हूँ, और √1 क्या होता है 1 ही होगा, √1 है ना, तो मैं यहाँ पर भी ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, अभी ये 1/√a ये ऊपर जाएगा तो √a बनेगा बस, तो क्या हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा √a, ये है tan इनवर्स, और वो भी हो जाएगा x इंटू √a, एंड फिर लिमिट 0 से इनफाइनाइट। अभी ये √a मैं बाहर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा √a/a, अंदर बचेगा बस सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स x √a, वो भी लिमिट 0 से इनफाइनाइट। अब आप लिमिट्स पुट करो, ठीक है, देखो आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो x की जगह लिमिट्स पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा अच्छा इसको √a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √a इंटू √a हो जाएगा, a कैंसिल, तो 1/√a यहाँ पर बचेगा बस, और यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह पहले इन्फिनिट डालो तो इन्फिनिट हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स, अब x की जगह 0 डालो तो 0 हो जाएगा। ओके, नाउ 1/√a, tan इनवर्स इन्फिनिट क्या होता है, अगर आप देखोगे tan इनवर्स इन्फिनिट, आपको tan का अगर टेबल याद होगा तो इसकी वैल्यू होती है π/2, माइनस tan इनवर्स 0 होता है 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा π/2√a, दिस इज योर d/dA ऑफ i। ठीक है, तो यहाँ तक हम निकाल चुके, सो स्टेप 1 इज ओवर, जिसमें हमने पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करे और फिर इंटीग्रेशन करे। अब चलते हैं हम स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या था हमारा, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू a ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये dA उधर भेज दो, यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा di इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2√a
डी ए। ठीक है, आपको सही में ये टफ लग रहा होगा, लेकिन आप खुद से जब सॉल्व करोगे ना तो इजी लगेगा। इससे इजी वे में कोई नहीं समझा पाएगा आपको। ठीक है, तो मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ इसको समझाने में। नाउ ये इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ आई। तो आई ही तो चाहिए था हमें, देखो यहाँ पर आई ही चाहिए था हमें। ठीक है, अभी यहाँ पर डी ए से कर रहे हैं तो पाई बाय 2 तो बाहर आ जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, 1/√a डी ए। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट ए को हाफ लिख सकता हूँ ना यहाँ पर, और ये हाफ ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू माइनस हाफ डी ए, एंड ये पाई बाय 2 इज इक्वल टू आई। अभी क्या करो, आई इज इक्वल टू पाई बाय 2, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ए रेस टू माइनस हाफ प्लस 1/-हाफ प्लस 1। ठीक है, एंड प्लस सी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें लिमिट्स नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 ए रेस टू, एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो ए रेस टू हाफ, और यहाँ भी हाफ बचेगा, और ये 2 ऊपर चले जाएगा पाई बाय 2, और ये 2/1 हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा ए रेस टू हाफ क्या होता है, रूट ए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और सो और हाँ, यहाँ पर ना प्लस सी भूल गए हम, तो प्लस सी आएगा यहाँ पर भी प्लस सी आएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, आई इज इक्वल टू रूट ए पाई प्लस सी। आई की वैल्यू मिल गई हमें, लेकिन हमें अब सी भी चाहिए। सी अभी भी दिक्कत दे रहा है, तो सी कैसे निकालेगा हम, स्टेप थ्री फाइंड सी। ठीक है, सी निकालने के लिए हमें इसको ज़ीरो करना पड़ता है, तो ये ज़ीरो कब होगा देखते हैं हम। तो आई क्या है हमारा, आई है हमारा इतना बड़ा का बड़ा, ये ज़ीरो कब होगा बताओ, जब मैं ए की वैल्यू ज़ीरो डालूंगा। देखो ए की वैल्यू जब मैं ज़ीरो डालूंगा तो अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1+0/x², और लॉग 1+0 मतलब लॉग वन क्या होता है, ज़ीरो। तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा एट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ सब्सिट्यूट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। उससे क्या होगा, ये जो आई है वो तो ज़ीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √0 × पाई प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी ज़ीरो, तो सी ज़ीरो आ गया। अब मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू √a × पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यही तो बोला था क्वेश्चन में कि प्रूव करो इसको, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपने इजीली इसको प्रूव कर लिया। एक बार और आप खुद से सॉल्व कीजिएगा इसको। अब हमें क्या चाहिए, हैंस फाइंड log 1+x² तो ए की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो ही मिलेगा ना मेरे को ये log 1+x²/x²। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये तो आई हमारा क्या है, 0 से इन्फिनिटी log 1+ax²/x² dx। तो इसका आंसर आया √a पाई, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 से इन्फिनिटी log 1+x²/x² dx, ये चाहिए ना हमें। तो इसमें a की वैल्यू क्या डालूँ, मैं तो 1 डालूंगा a, तो मेरे को मिल जाएगा ना सेम एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ भी 1 डालता हूँ, तो आंसर आ जाएगा सिंपली पाई। तो इसका आंसर भी पाई आ गया। ठीक है, सो अभी फिलहाल के लिए 2 ही क्वेश्चन लेते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इजीली। ठीक है, ये डी थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो ये डिफिकल्ट जाता ही है सबको, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू टाइप 2। टू पैरामीटर। सो टाइप 2 में 2 पैरामीटर्स आ जाएंगे, एक्स के अलावा ए या बी आएगा, अल्फा या बीटा आएगा, मतलब एक्स के अलावा आपको 2 और अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर लोगे कि टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो टाइप 2 में कुछ अलग मेथड नहीं फॉलो करना है, टाइप 2 सेम टाइप 1 की तरह सॉल्व करेंगे। सिर्फ जो एक फर्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो एक स्टेप आप कह सकते हो एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी पूरा सेम है टाइप 2। तो इसमें क्या रहता है, बस नाम का 2 पैरामीटर है, सॉल्व हमें 1 पैरामीटर से ही करना है। तो इसमें क्या रहता है, 2 पैरामीटर आ जाएंगे, समझो एक्स तो था ही वेरिएबल हमारा, ए एंड बी पैरामीटर आ गए समझ लो क्वेश्चन में। तो इसमें हमें क्या करना है, ए
कोई भी एक पैरामीटर को ए या फिर बी, कोई भी एक पैरामीटर को सिलेक्ट करो और उसको लेके सॉल्व करो और दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट करो। ठीक है, दूसरे को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना, कोई भी एक पैरामीटर को सिलेक्ट करके सॉल्व करना। अभी सिलेक्ट हम कैसे करें, तो आप रैंडमली कोई भी पैरामीटर को कोई भी पैरामीटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा पैरामीटर सिलेक्ट करते हो जिसके डालने पे जीरो हो जाता है इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो आपको सी निकालने में ईजी होगा। लेकिन रैंडमली आप कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बोला, ये आपको नहीं समझा होगा तो आप अभी एक एग्जांपल लो, एग्जांपल के थ्रू आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e रेस टू माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स ऑन एक्स एंड हेंस फाइंड इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ये भी आएगा 6 मार्क्स के लिए। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आपको दिख गया कि सिंगल इंटीग्रेशन मतलब मॉड्यूल 3, और वही एक्स के अलावा आपको ए एन बी दो दिख रहे हैं आपको। तो ये ए एन बी वेरिएबल हुए और ये भी 2 पैरामीटर्स है। तो 2 पैरामीटर्स का क्वेश्चन हुआ डी यू आई एस का, तो आपको इसमें डी यू आई एस अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो स्टेप 1 रहेगा, अब स्टेप 1 डायरेक्ट आप डी यू आई एस अप्लाई नहीं कर सकते, पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पैरामीटर। तो स्टेप 1 में लिखता हूँ यहाँ पर, सो ए एंड बी में से किसको हम लेके सॉल्व करें आगे और किसको कॉन्सेंट्रेट करें। तो अगर मैं देखता हूँ ए की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ, ठीक है, तो ई रेस टू 0 हो जाएगा 1, तो भी ये इंटीग्रेशन 0 नहीं बनेगा। देख लो आप, ई रेस टू 0 साइन बी एक्स अपॉन एक्स, तो ई रेस टू 0 हो जाएगा 1, तो भी ये इंटीग्रेशन 0 नहीं बनेगा। ये क्यों 0 बनाने के पीछे तुला हूँ मैं, क्योंकि मेरे को लास्ट में सी निकालने में ईजी पड़ेगा। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि 0 बने तो ही सी निकलेगा, बिना 0 बनाए भी सी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, लेकिन ईजी पड़ जाएगा अगर 0 बनाए तो ए पे 0 डालने पे नहीं आ रहा है। तो अगर मैं ए को, आप अगर ध्यान से देखो, ई रेस टू माइनस है ना वो, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हमें पता है 0 होता है। तो मैं अगर ए को इन्फिनिटी डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 0 एंड 0 इंटू समथिंग इज 0, तो पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 बन जाएगी अगर मैं ए को इन्फिनिटी डालता हूँ। तो मतलब ए के इन्फिनिटी डालने पे मेरा इंटीग्रेशन 0 बन जा रहा है। अब चलो बी को देखते, तो बी को अगर मैं 0 डालता हूँ तो साइन 0 हो जाएगा यहाँ पर, जाहिर सी बात है, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो बी को भी 0 डालने पे मेरा पूरा इंटीग्रेशन 0 बन जा रहा है। मतलब ये हुआ कि ए एंड बी मैं दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों को डालने पे 0 बन जा रहा है। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ अल्फ़ाबेटिकली, अपन चलो ए को सिलेक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, सिलेक्टिंग, मैं बोल रहा हूँ अभी भी ज़रूरत नहीं है, ये बस सी निकालने में ईजी होता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप रैंडमली भी किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिलेक्टिंग ए एस पैरामीटर एंड ट्रीटिंग बी एस कॉन्स्टेंट। ओके, अभी मैंने ए को पैरामीटर सिलेक्ट किया और बी को कॉन्सेंट्रेट करूँगा। अब मैं स्टेप 2 अप्लाई करता हूँ। स्टेप 2 हमारा क्या है, अब पूरा 1 पैरामीटर जैसा ही सॉल्व करेंगे। स्टेप 2 है हमारा डी यू आई एस रूल। तो डी यू आई एस रूल क्या है हमारा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ऑन बोथ साइड। तो ये हमारा आई इज इक्वल टू है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो पैरामीटर तो मेरा ए है 2/2। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, हमें ये सॉल्व करना रहेगा इतना बड़ा का बड़ा टर्म। तो इसमें क्या करो, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो। तो अब बी भी मेरा कांस्टेंट हो गया क्योंकि मैं ट्रीट कर रहा हूँ उसको कांस्टेंट। एक्स भी मेरा कांस्टेंट है, एक्स तो कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना हम, 2/2 है, तो ए को छोड़ के सब कांस्टेंट हो जाएंगे।
तो ये दोनों को बाहर निकाल दो डिफ्रेंशिएशन के बाहर, इंटीग्रेशन के नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी ए आई इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ये साइन बी एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा डो बाई डो ए ई रेज टू माइनस ए एक्स डी एक्स। ओके, अभी मेरे को ये सॉल्व करना है, सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए करना है मेरे को, ठीक है। तो अभी फिर से मेरे को आपको टी का एग्जांपल लेके समझाना पड़ेगा। क्या ई रेज टू माइनस बी टी है समझो आपके पास, और इसको डेरिवेट करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो विल रिमेन एज इट इज, ई रेज टू माइनस बी टी विल रिमेन एज इट इज, एंड यहाँ पर टी के साथ जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा, तो माइनस बी। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस बी ई रेज टू माइनस बी टी, ठीक है। अभी इसके साथ करते हैं हम, ये मैं मिटा देता हूँ, नहीं मिटाता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं हम, नीचे लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। हमें करना है ई रेज टू माइनस ए एक्स, और किससे करना है हमें, एक्स से करना है, सॉरी ए से करना है हमें डिफरेंशिएट, ठीक है। एक सेकेंड, इसको पार्शियली लिखते हैं, हमें ए से करना है डिफरेंशिएट। तो क्या करो आप, क्योंकि एक्स आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो एक्स की जगह आप क्या करो, समथिंग लिख दो। तो एक्स की जगह आप लिखेंगे समथिंग। तो देखो यहाँ पर ई रेज टू माइनस बी टी था, तो टी हमारा वेरिएबल था, तो क्या होता था इसका आंसर, ई रेज टू माइनस ए समथिंग तो आए गई, और ब्रैकेट में आ जाएगा जो वेरिएबल हमारा ए, उसके साथ जो है क्या है, माइनस समथिंग है ना हमारा, तो माइनस समथिंग ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस समथिंग ई रेज टू माइनस ए ऑफ समथिंग। अभी वो समथिंग की जगह आप एक्स डाल दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो माइनस एक्स ई रेज टू माइनस ए एक्स विल बी द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होने के फर्स्ट चांसेस है। सो 0 से इन्फिनाइट साइन बी एक्स अपॉन एक्स, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस एक्स ई रेज टू माइनस ए एक्स एंड देन होल का डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक के आपको क्लियर हो गया। अभी क्या करो आप, ये देखो यहाँ पर ये x एंड ये x कैंसिल हो सकते हैं, और वो माइनस साइन को बाहर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा अंदर, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन बी एक्स इंटू ई रेज टू माइनस ए एक्स डी एक्स। तो अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ई रेज टू माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ओके। सो इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा कि जब भी ई रेज टू ए एक्स आ जाए और उसके साथ साइन बी एक्स आए या कॉस बी एक्स आए, ठीक है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा तो फिर हम आगे लिख नहीं पाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे लिखता हूँ, थोड़ा और नीचे लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास है ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, या फिर आपके पास है ई रेज टू ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स, इसका आपको अगर इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये दोनों का ना एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि रिमेंबर करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत, तो इसके जैसे आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। तो इसका फार्मूला है ई रेज टू ए एक्स, जो फर्स्ट है एज इट इज़, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ओके। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई रेज टू ए एक्स अपॉन, पहला टर्म वैसे ही वैसे रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ चेंजेस आएगा। देखो यहाँ पर ए साइन बी एक्स था, क्यों, क्योंकि ए के साथ साइन बी एक्स है हमारा, लेकिन यहाँ ए के साथ कॉस बी एक्स है, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा ए कॉस बी एक्स, समझे आप। और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस बी, अब बचा कौन, साइन बचा, तो साइन बी एक्स, ठीक है। यहाँ ए साइन बी एक्स देखो यहाँ दिख रहा है, ए साइन बी एक्स, एंड यहाँ पर ए कॉस बी एक्स, तो पहले टाइम यहाँ ए साइन बी एक्स, और साइन मतलब गुना, गुना करना नेगेटिव है, तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव है, बी कॉस बी एक्स, और यहाँ पर ए कॉस बी एक्स, तो ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, क्योंकि नेगेटिव ऊपर आ चुका है। और लेकिन हमारा एप्लीकेशन इसका है, ठीक है, ई रेज टू एक्स इंटू साइन बी एक्स, यहाँ देखो ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ए की जगह माइनस ए है, तो कोई बात नहीं, हम माइनस ए पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पुट करने के बाद, माइनस
इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, ई रेस टू ए एक्स है ना, तो ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, एंड देन ए साइन बी एक्स, तो क्या है माइनस ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। अभी क्या करना है हमें, आंसर तो मिल गया इसका इंटीग्रेशन का, अब सिर्फ लिमिट्स पुट करना है। तो लिमिट्स पुट करने से पहले ये बाहर माइनस है, इसको अगर हम अंदर भेज देंगे तो ये दोनों साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस बी कॉस ऑफ बी एक्स, एंड देन लिमिट्स रहेगी 0 से इनफाइनाइट तक। अभी लिमिट्स पुट करो आप, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस ए की जगह, सॉरी एक्स की जगह, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है ना हमारा, तो एक्स की लिमिट सही है, देखो यहाँ पर एक्स की लिमिट सही है, तो एक्स की जगह हम लिमिट्स पुट करेंगे, तो ई रेस टू माइनस ए इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए साइन इन्फिनिटी प्लस बी कॉस ऑफ इन्फिनिटी, अब माइनस, तो अब यहाँ रखेंगे ई रेस टू एक्स की जगह क्या रखेंगे, अब हम लोअर लिमिट 0, तो माइनस ए इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो ई रेस टू जीरो अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा ए साइन बी एक्स, तो एक्स की जगह क्या रखें 0 प्लस बी कॉस ऑफ 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो अब क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी एज वी ऑल नो 0 होता है वो, है ना, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू दिस ब्रैकेट विल रिमेन 0, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा हमारा, तो 0 माइनस ई रेस टू 0 होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए इंटू साइन 0 क्या होता है 0 होता है ना, माइनस प्लस सॉरी प्लस बी कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। सो इसको अब फर्दर करते हैं हम, तो ये हो जाएगा अंदर बी बचा बस, तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आया, मतलब किसका, ये हम क्या सॉल्व करें, जब से डी बाई डी ए ऑफ आई, ठीक है, तो ये डी बाई डी ए ऑफ आई का आंसर आया हमारा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी क्या करो, हमें डी बाई डी ए ऑफ आई तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ आई चाहिए, तो हमें ये हटाना पड़ेगा, तो एक काम करो उसको वहाँ भेज दो, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी ए, ठीक है। अभी हम स्टेप 3 लगाएंगे, जिसमें हम इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट डेरिवेटिव कैंसिल होके हमें आई मिल जाएगा सिंपली। तो लेट्स अप्लाई स्टेप 3, क्या है वो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, ओके। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आई बचेगा अपने पास, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन बाहर लो, इंटीग्रेशन बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी ए। अब क्योंकि हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं, तो बी तो कांस्टेंट रेट है ना, तो बी को बाहर ले लो, तो पूरा माइनस बी में बाहर ले लेते हो, और यहाँ अंदर क्या बचेगा 1। अब ए से कर रहे हैं ना, तो ए को वैसे ही रहने दो, और हाँ चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, अगर मैं ये इसको देखो, आपको हमें इसका पता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स से करते हैं हम, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स बाय ए, सॉरी 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए होगा, ठीक है, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय, अभी हमने देखे थे एक्स बाय ए अगर एक्स से करते हैं, लेकिन हम ये ए से करते, तो अब हमारा ए वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं टी से करूँ टी स्क्वायर, और यहाँ पर समथिंग का स्क्वायर, क्योंकि ठीक है समथिंग का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, अगर टी से इंटीग्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 अपॉन समथिंग इंटू टेन इनवर्स टी अपॉन समथिंग, ठीक है। अब मैं टी की जगह क्या रखता हूँ ए लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा इसका आंसर हो जाएगा माइनस बी 1 अपॉन समथिंग, क्या है इसमें हमारा, अब समथिंग हमारा है इसके अंदर बी, तो 1 अपॉन बी, ठीक है, समथिंग का स्क्वायर, तो 1 अपॉन बी का स्क्वायर समथिंग है हमारा, और फिर आ जाएगा टेन इनवर्स टी, टी क्या है हमारा यहाँ पर ए है, ए अपॉन समथिंग, समथिंग है हमारा बी, समझे, एंड देन प्लस सी आएगा क्योंकि लिमिट्स नहीं है इसके अंदर,
अभी देखो ये भी एंड ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा हमारा, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स ए बाय बी प्लस सी इज आवर आंसर। अब हमें स्टेप 4C निकालना है। स्टेप 4 इज नथिंग बट फाइंड सी। तो हमने देखे थे कि जब आई में हम इसमें आई में ए की वैल्यू इन्फिनिटी रख रहे थे तो ये जीरो हो रहा था, एंड बी की वैल्यू भी अगर हम क्या बोलते हैं जीरो रख रहे थे तो जीरो हो रहा था, लेकिन हमने ए को पैरामीटर मान के सिलेक्ट किया ना आगे, तो हम ए को रखेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, पुट ए एज इन्फिनिटी, उससे क्या हो जाएगा हमारा आई जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पर उससे ये हो जाएगा कि हमारा आई जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन बी इज इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी प्लस सी। ठीक है, अब माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी कब होता है, 10 90 डिग्री पे होता है, तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस सी जीरो। तो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, पाई बाई टू इज आवर सी वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, हमारा फाइनल आंसर जो है क्या था अपना ओरिजिनल क्वेश्चन, जीरो टू इन्फिनिटी, हाँ ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन पूछा था ना, इसका आंसर क्या है हमारा, माइनस टेन इनवर्स ए बाय बी आया इसका आंसर, है ना, प्लस सी, सी क्या आया हमारा, प्लस पाई बाई टू इज आवर आंसर। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो देखिए आपने कितना सिंपल था, एकदम वन पैरामीटर की तरह ही सॉल्व हुआ, ये इसमें कुछ अलग नहीं हुआ। ओके, अभी ये तो आ गया, लेकिन हमें क्या पूछा उसने, और हमें बोला है फाइंड साइन एक्स अपॉन एक्स। तो हमें क्या चाहिए अब, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी, हमें साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए टी एक्स। अब इससे कैसे ला सकते साइन एक्स अपॉन एक्स, तो अगर मैं ए को ज़ीरो रखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ए को ज़ीरो रखूँगा तो ये ई रेस टू ज़ीरो वन हो जाएगा, तो मेरे को मिलेगा साइन बी एक्स अपॉन एक्स। अब बी को मैं क्या रखूँ, बी को वन रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसमें ही अगर मैं पुट ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज इक्वल टू वन, तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, हमें ये चाहिए ना, तो रुको मैं पुट करके दिखाता हूँ। तो ई रेस टू ज़ीरो साइन वन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, तो ई रेस टू ज़ीरो वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स मिल जाएगा हमें ना। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ राइट हैंड साइड पे भी रखो, माइनस टेन इनवर्स ए की वैल्यू क्या रखे, ज़ीरो, एंड बी की वैल्यू वन प्लस पाई बाय टू। ठीक है, टेन इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू होती है ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो प्लस पाई बाय टू, क्योंकि टेन ज़ीरो कब बनता है, ज़ीरो पे ही बनता है वो। फिर इसके लिए हमारा यहाँ पर आंसर जीरो से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स का आंसर आया हमारा पाई बाय टू। सो देखिए आपने कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। अब इस पर एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, जो थोड़ा सा टफ लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव डेट इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी कॉस ऑफ लैम्डा एक्स अपॉन एक्स ई रेस टू माइनस ए एक्स माइनस ई रेस टू माइनस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वेर ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दिख गया क्वेश्चन पेपर में, ये आ सकता है 6 to 7 मार्क्स के लिए। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, पहली बात तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो फर्स्टली आप देखो एक्स इंटीग्रेशन है, वो भी सिंगल इंटीग्रेशन। ठीक है, उसमें भी एक्स के अलावा आपको ए बी एन लैम्डा दिख गया। ठीक है, तो ये ना डी यू ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि एक्स के अलावा हमें दूसरे अल्फ़ाबेट्स दिख गए। अभी आप इसमें से आप बोलोगे ये 3 पैरामीटर का हो गया ना सर क्वेश्चन, ए भी है बी भी है एंड लैम्डा भी है। सो नो, ये 3 पैरामीटर का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि लैम्डा जो है ना कांस्टेंट है। वो कैसे आप डिसाइड कर ले, क्योंकि आपको ए एंड बी की वैल्यूज क्वेश्चन में दी है कि वो जीरो से बड़ी रहनी चाहिए, मतलब ए और बी को आप सेट कर सकते हो जीरो से ज़्यादा। ए की वैल्यू वन रख सकते हो, बी की वैल्यू वन, ए की टू, बी की टू, जैसे हमने बताया था आपको पैरामीटर्स ए एंड बी हुए क्योंकि उनका रेंज स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन में।
लेकिन लैम्बडा का कुछ नहीं स्पेसिफाई किया, तो लैम्बडा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। लैम्बडा ना कोई पैरामीटर है ना ही कोई वेरिएबल है, वो सिर्फ एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इस नतीजे पे हम पहुंच गए कि ये 2 पैरामीटर का क्वेश्चन है। तो 2 पैरामीटर का क्वेश्चन में स्टेप 1 हमारा क्या रहता है, सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। सो पहली बात तो इसको हम आई से डिनोट कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी कॉस लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स एंड ई रेस टू माइनस ए एक्स माइनस ई रेस टू माइनस बी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसमें पैरामीटर हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? सो फर्स्ट में राइट 1 पैरामीटर सिलेक्शन। तो क्या रहेगा इसमें पैरामीटर? हाँ, अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 डालता हूँ तो ये 1 बन जाएगा, तो इससे भी मेरे को कुछ 0 नहीं मिलेगा आई। बी की वैल्यू 0 डालूंगा तो इससे भी मेरे को आई 0 नहीं मिलेगा। तो आई 0 मेरे को कब मिलेगा पता है? जब मैं ए की वैल्यू जो है ना बी डाल दूँ, या फिर बी की वैल्यू में ए डाल दूँ। आपको पॉइंट समझा? ठीक है। अगर मैं करूँ ए इज इक्वल टू बी तो क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस बी एक्स माइनस ई रेस टू माइनस बी एक्स, दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो समझे आप, ए की वैल्यू बी डालने पे ये आई 0 हो जा रहा है, या फिर बी की वैल्यू में ए डाल दिया तो माइनस ए, और ये दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे। तो बी की वैल्यू ए डालने पे भी ये पूरा टर्म 0 बन जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इनमें से कोई भी एक को पैरामीटर ले सकते हैं और दूसरे को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। वैसे तो रैंडमली भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे ना हम तो सी निकालने में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो हम क्या लिखेंगे अभी? सिलेक्टिंग ए एस पैरामीटर एंड ट्रीटिंग बी एस कॉन्स्टेंट, ठीक है। स्टेप 1 हमारा हो गया, हमने ए को पैरामीटर सिलेक्ट कर लिया। अभी क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम डी ओ एस रूल लगाएंगे, ठीक है। तो डी एस रूल लगाएंगे हम। तो वो क्या होता है? डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर अब हमारा क्या है? ए है, तो ए से हम डेरिवेट करेंगे, मतलब डी ओ एस रूल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी बाई डी ए हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ तो आई एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी, ओके। और अंदर क्या हो जाएगा? डो बाय डो ए हो जाएगा, और फिर कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ हो जाएगा ई रेस टू माइनस ए एक्स माइनस ई रेस टू माइनस बी एक्स डी एक्स, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ डी एस रूल लगा दिया अभी तक, और कुछ नहीं हुआ एक्स्ट्रा यहाँ पर, ओके। अभी क्या करना है यहाँ पर? अभी जो कांस्टेंट है, मतलब ए से कर रहे हैं ना हम डिफ्रेंसिएशन, इसके बाद ना इस पर ही फोकस करना रहता है कि डिफ्रेंसिएशन हमें जिसका करना है, इसका करना है ना डिफ्रेंसिएशन, तो इस पर फोकस करो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 से इन्फाइनाइट, तो कॉस लैम्बडा भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, क्योंकि ए से कर रहे हैं हम। तो ये दोनों टर्म्स को बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा? कॉस लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? डो बाई डो ए ऑफ ई रेस टू माइनस ए एक्स माइनस ई रेस टू माइनस बी एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको हम डेरिवेट करते हैं। अभी अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि मैं ए से कर रहा हूँ और बी और एक्स दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इस टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। चलो इसको ना अपन अलग से करते हैं, थोड़ा नीचे आके यहाँ पर करता हूँ मैं, ठीक है। डो बाई डो ए हमें करना है ई रेस टू माइनस ए एक्स का माइनस ई रेस टू माइनस बी एक्स। इसका आंसर चाहिए ना हमें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहले तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं हम, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको कन्फ्यूजन होगी एक्स से, तो आप एक्स को ना समथिंग से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, ई रेस टू माइनस समथिंग इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? इसका डिफ्रेंसिएशन होगा ई रेस टू माइनस समथिंग इंटू टी इंटू, अब टी का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस समथिंग है ना, तो ये आ जाएगा। तो जब इससे करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस समथिंग की जगह क्या है हमारा? समथिंग की जगह है एक्स, क्योंकि हम ए से कर रहे हैं ना, तो ए हमारा वेरिएबल है, तो ई रेस टू माइनस समथिंग क्या है? माइनस एक्स है ना, इंटू वेरिएबल क्या है हमारा? ए है, ठीक है, एज इट इज़, फिर माइनस, अब देखो समथिंग हमारा है एक्स, ठीक है। तो ये आ गया, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, बी एन एक्स दोनों कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो इसका आंसर सिंपली ये आ जाएगा, ठीक है।
तो अभी मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ जाएगा 0 से इन्फिनिटी कॉस ऑफ लैम्डा एक्स अपॉन एक्स, ठीक। और इस टर्म का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स ई रेस टू माइनस ए एक्स और फिर डी एक्स। चलो यहाँ तक आ गए। अभी क्या करना है, यहाँ पर देखो एक्स एंड एक्स कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं आपको। अब वो माइनस साइन आप बाहर फेंक सकते हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस 0 से इन्फिनिटी कॉस लैम्डा एक्स इंटू ई रेस टू माइनस ए एक्स डी एक्स। यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अभी हमें, और यहाँ पर देखो डी बाई डी ए ऑफ आई। सो अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू कॉस लैम्डा एक्स। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी ई रेस टू ए एक्स आए उसके साथ साइन या कॉस आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाने का। तो थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला देखे थे दो, कहाँ गए, ये रहे, ठीक है। तो साइन आ जाए तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ये सब, एंड कॉस आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमारी कंडीशन में तो कॉस है ना, ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स। अब हमारा बी कांस्टेंट नहीं, अब हमारा लैम्डा कांस्टेंट है, तो यहाँ बी की जगह हम लैम्डा लिखेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो लेट्स अप्लाई इट। सो जब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो माइनस विल रिमेन एज इट इज़ आउटसाइड का, हो जाएगा ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, तो माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बी क्या हमारा लैम्डा है तो लैम्डा स्क्वायर, और अंदर क्या हो जाएगा, ए के साथ कॉस है ना, तो कॉस बी एक्स मतलब लैम्डा एक्स प्लस बी साइन, सॉरी बी तो है नहीं, बी की जगह ही तो लैम्डा लिखने हमें, तो लैम्डा साइन लैम्डा एक्स, ठीक है। तो ये आपको और इजी हो जाएगा जब आप साइड में उसका फॉर्मूला लिख लोगे, तो वो देख के आप कंपेयर करके लगा सकते हो। वरना अगर आप मन में लगाते रहोगे ना तो इसमें कुछ मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए साइड में ना हमेशा एक फार्मूला लिख लेना जो अपने को अप्लाई करना रहता है, ठीक है। अभी इसमें क्या करो, आप माइनस साइन को अंदर भेज दो। हाँ ये माइनस ए है ना, क्योंकि हमारा ई रेस टू माइनस ए एक्स है, तो ये माइनस ए कॉस लैम्डा एक्स हो जाएगा। तो माइनस साइन को अंदर भेज दोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी नहीं लैम्डा है यहाँ पर, लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए कॉस ऑफ लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा साइन ऑफ लैम्डा एक्स, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। अभी सिर्फ लिमिट्स पुट इन करना है हमें, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो जो अपर लिमिट पे वैल्यू है वो 0 आ जाएगी यहाँ पर, तो 0 माइनस लोअर लिमिट पे ई रेस टू 0 1 हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और अंदर क्या, ए कॉस 0, तो कॉस 0 1 होता है, तो ए इंटू 1 माइनस लैम्डा साइन 0, तो साइन 0 तो 0 होता है, तो अंदर सिर्फ ए बचेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आंसर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर। तो ये काय का आंसर आया, ये हमारा आंसर आया डी बाई डी ए ऑफ आई का, डी बाई डी ए ऑफ आई का आंसर है हमें, लेकिन हमें तो सिर्फ आई चाहिए, डी बाई डी ए नहीं चाहिए हमें। तो एक काम करो, इसमें स्टेप 3 लगाएगा अपन, डी ए उधर भेज दो, माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डी ए, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या है हमारा, इंटीग्रेट करना विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, ताकि ये डेरिवेटिव हट जाए। तो स्टेप 3 इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, क्या हमारा ए है ना। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ आई, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना, हमें आई मिल जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डी ए, ठीक है। ए से हम इंटीग्रेट करें तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो ऊपर बैठा हुआ है, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2a, लेकिन ऊपर है a, 2 नहीं है वहाँ पर, तो हम 2 लाते हैं वहाँ पर, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाहर माइनस हाफ, और अंदर तो 2a आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्योंकि अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए प्लस सी आएगा यहाँ पर, तो आई की वैल्यू हमें ये आई, लेकिन प्लस सी नहीं चाहिए हमें, इसका इवेल्युएशन करना पड़ेगा, तो लेट्स डू इट। स्टेप 4 इज फाइंडिंग आउट सी, ताकि हमें आई की रियल वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो सी कैसे मिलेगा, जब ये 0 हो जाएगा, आई 0 हो जाएगा तो सी मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो आई 0 कब होगा, जब मैं
मैंने यही बताया था आपको, आई ज़ीरो होगा जब ए को बी रखूँगा तो आई ज़ीरो हो जाएगा। तो लेट्स पुट इट, टू पुट ए इज इक्वल टू बी, तो उससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ज़ीरो, आई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एन प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा टर्म, तो सी इज इक्वल टू हाफ लॉग बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई। अभी सी की वैल्यू वापस उठा के यहाँ डाल दो, तो क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, एन प्लस सी की जगह क्या रखेंगे, प्लस हाफ लॉग बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ सी की वैल्यू डाला हूँ, तो ये आ गया हमारा आई की फाइनल वैल्यू। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते, एक काम करो, हाफ कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा हाफ, अब माइनस को उधर भेज दो, तो इस टर्म को पहले लिखो, लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी होता है ना, तो ये भी हो जाएगा हाफ लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। देखो आर एच एस क्या है हमारा, आर एच एस भी वही है, तो हैंस प्रूफ्ड। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा होगा, जिसको नहीं समझा ना वो दोबारा से एक बार और देख के अपने से सॉल्व कर ले, क्योंकि ये मुझे पता है ये टॉपिक्स बहुत हार्ड रहता है, बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हम यूजुअली एक्स के रिस्पेक्ट में करते रहते हैं, तो वही हमारे माइंड में बैठा रहता है, फिर अचानक से यहाँ वेरिएबल चेंज हो जाता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग जाता है। ठीक है, तो इसको मतलब आप लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं भी आ रहा है इसके बाद भी, तो आप इसको ऑप्शन में लेफ्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैं एकदम बेस्ट इजी वे में आपको समझाने की कोशिश किया था। तो हमने आज डी यू आई एस कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो डी यू आई एस का ये आज पूरा कंप्लीट लेक्चर है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी डाउट या क्वेरीज आएगी तो फीडबैक में ज़रूर पूछेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।